हेलो, दिस इज सना परवीन हियर। ये वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस वीडियो का मोटिव ये रहेगा कि हम एनसीईआरटी की हर लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपकी जो एनसीईआरटी है ये बाय हार्ट हो सके। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं यूजुअली वो ये होता है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू एनालाइज कि आपके कितने 30 क्वेश्चंस में से सही आए हैं और कितने गलत आए हैं, और गलत आए हैं तो क्यों गलत आए हैं, उसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए था। तो इस वीडियो से आपको आपका लेवल ऑफ नीट प्रिपरेशन पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। सो लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर लाइन के ऊपर सवाल रहेगा, सो क्वेश्चंस विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ताकि आपको एनसीईआरटी का डेटा तक बाय हार्ट हो सके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, what is the full form of WHO? Very simple question. Option given to us are Warehouse Organization, Warren Health Organization, World Health Office, and option D is World Health Organization. आंसर क्या हो जाएगा? WHO का होता है फुल फॉर्म World Health Organization. Okay, so answer is going to be option number D. क्योंकि ये चैप्टर इस तरीके से कि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा रहने वाली है तो ज्यादा हमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का स्कोप नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन कवर्ड बाय डब्ल्यूएचओ। तो अगर हम डब्ल्यूएचओ को देखेंगे तो डब्ल्यूएचओ की जो कुछ डेफिनेशंस होती हैं उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं और ये पर्टिकुलर वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ऑप्शन 1 इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल। Option B is physical, emotional, behavioral, and social. Option C is physical, emotional, gestational, and social. And option D is physical, emotional, and social. अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आंसर जो होता है वो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एज वेल। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है उसमें हम ये देखेंगे कि जो पर्सन है क्या ये फिजिकली हेल्दी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ओके, हम ये देखेंगे क्या ये पर्सन इमोशनली मेच्योर है रिप्रोडक्शन के लिए, इमोशनली हेल्दी है या नहीं है, इसका बिहेवियर किस तरीके से है, बिहेवियर किस तरीके से है ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट सेक्स के तरफ। ओके, जैसे बॉय है तो बॉय बिहेवियरली गर्ल के जैसा, मतलब बॉय की क्या मेंटालिटी है टुवर्ड्स गर्ल्स और गर्ल्स की क्या मेंटालिटी है टुवर्ड्स बॉयज। ओके, ठीक है। सो WHO इज इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन ओनली नॉट टू द सेक्सुअल एक्टिविटी but also a very broad and a very beautiful definition is given by the WHO की physical, emotional, behavioral and social एज वेल। तो आप किस तरीके से अपने ऑपोजिट जेंडर से इंटरैक्ट करते हैं, आपका तरीका क्या है बातचीत का। ओके, या आपका बिहेव करने का, सोशली आपका बिहेव करने का तरीका क्या होगा। आंसर हो जाएगा फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशली हेल्दी जब पर्सन रहेगा तभी वो रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the first country in the world to initiate a nationwide program for reproductive health? reproductive health के लिए ऐसी पहली कौन सी कंट्री थी जिसने कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था। ऑप्शन गिवन टू अस आर चाइना, यूएसए, इंडिया एंड रशिया। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो जो पहली कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स को नेशन वाइड लॉन्च किया था दैट वाज इंडिया इन द ईयर 1951। ओके, ये डेट काफी आसान है रिमेम्बर करने के लिए। देखो जो कुछ डेट्स एनसीईआरटी में गिवन है वो डेट आपको पता होना चाहिए, वो डेट आपको लर्न होनी चाहिए। तो डेट क्या है, ईयर क्या है, 1951 ईयर है। बहुत मुश्किल नहीं है इसको रिमेम्बर करना क्योंकि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, हमको आजादी मिली थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद में
इंडिपेंडेंस के बाद में हमने ये देखा था कि जो हमारा देश था इसमें गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था। ओके, रोटी कपड़ा मकान जो हम थ्री बेसिक नीड्स बोलते हैं, तो कंट्री की जो स्टेट थी ये बहुत ही खराब थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने ये सोचा, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि 1951 में हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं, दैट इज द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नेशन वाइड में, ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा कम होगा, तो आ, हम हमारे मिशंस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं, हम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए टारगेट कर सकते हैं। ये पॉसिबल तब होगा जब कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में जो एक कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस दिखाई गई है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। नाम क्या है चैप्टर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो अगर चैप्टर का नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन, ओके। कैसे कैसे हम मेथड्स और डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं ताकि हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकें। सो द फिगर विच इंडिकेट्स द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हियर is what? It is a female condom, or it is condom for males, or it is diaphragm, or is it cervical cap? तो pretty obvious आंसर है इसका। जो स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिखाया गया है दैट इज कॉन्डम फॉर मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, I hope you can now answer the question because we have already discussed this. And see, it is so easy to answer now. The program of family planning was initiated in the year. कौन से साल में हमने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था nationwide? Option A is 1950, option B is 1947, option C is 1949, and option D is 1951. Okay, so answer is going to be 1951. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम, जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया ने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया था। ओके, तो प्रोग्राम का कुछ नाम होगा ना, तो प्रोग्राम का नाम क्या था? RCH। RCH का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज रिप्रोडक्टिव एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, ऑप्शन बी रिस्टोरेटिव एंड कम्युनल हेल्थ केयर, ऑप्शन सी इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ऑप्शन डी इज रिप्रोडक्टिव एंड कॉन्जेनाइटल हेल्थ केयर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा RCH स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, so in this program we were trying to look into the reproduction aspect as well as the health of the child which were being born, or the health of the newborn individuals at that time. तो RCH का फुल फॉर्म हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली टर्मिनल डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसफॉर्म्ड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसडक्टेड डिजीज। ये चैप्टर का अगर मैं आपको फायदा बताऊं तो ये चैप्टर तो है, एक पहली बात ये स्मॉल है और ये चैप्टर बहुत इजी है। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया 4 मार्क्स के लिए, तो 4 मार्क्स, दिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इज एक्चुअली इजी मार्क्स स्कोरिंग। तो आपको वीडियो के एंड में सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्ट आने चाहिए, ऑल 30 ऑफ इट, क्योंकि ये चैप्टर आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन 7 इज गोइंग टू बी answer sexually transmitted disease, option B will be the correct answer. Next question, the fluid which envelops the developing fetus is called as, ये हमने human reproduction में भी पढ़ा था। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, chorionic fluid, placental fluid, amniotic fluid और uterine fluid। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ये हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है हमारा, जो डेवलपिंग फीटस है, ये फीटस एक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, एक फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, जिसको एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है। इसको हम बोलते हैं एमनियन, इसको हम बोलते हैं एमनियन। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड।
एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, इस फ्लूइड के अंदर ही ये डेवलपिंग फीटस रहता है ताकि ये डेसिकेट ना हो जाए, क्योंकि हम बोलते हैं ना जल ही जीवन है। वाटर जहां पे रहेगा वहीं पे लाइफ ओरिजिनेट होगी। तो अगर ये पानी यहाँ पे कम हो जाता है या सूख जाता है तो बेबी विल नॉट सर्वाइव। डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई नहीं होने देगा ये एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है जो डेवलपिंग फीटस को सराउंड करके रख रहा है, उसका आंसर हमारा हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैट्यूटरी बैन has been laid on dash to check female feticide। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड है। फीमेल फिटिसाइड का मतलब ये होता है जब कोई फीमेल फीटस पैदा होने वाली होती है और उनके परिवार को, फैमिली को पता चल जाता है कि जो पैदा होने वाली है वो एक लड़की है या वो एक बच्ची है, तो उसको मतलब पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। इसके ऊपर एक मूवी भी है अ, रणवीर सिंह की, जहां पे जो पैदा होने वाली होती है वो एक लड़की होती है, तो उसको मारने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। ओके, तो हमने क्या किया था, ये फीमेल फिटिसाइड ना हो, लड़कियों को ना मारा जाए, इसके लिए हमने लीगली एक बैन लगा दिया था एक प्रोसेस के ऊपर। उस प्रोसेस का नाम क्या है? कोरियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, यूटेरोसेंटेसिस और एम्ब्रियोसेंटेसिस। अगर मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊं तो अभी मैंने जो पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो डेवलपिंग फीटस है, अब ये जो फीटस है या तो ये मेल हो सकता है या तो ये फीटस फीमेल हो सकती है। ओके, और ये एक फ्लूइड में सराउंडेड है। इस फ्लूइड का नाम क्या बताया था हमने? ये फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, इस फ्लूइड में जो डेवलपिंग फीटस है इसके कुछ सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये डेवलपिंग फीटस के सेल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें फीटस के सेल्स आ जाएंगे। इस सेल्स को हम एनालाइज करते हैं और ये पता करते हैं कि जो मतलब जो 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 फीटस है ये मेल है या फीमेल है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि हमने एमनियोसेंटेसिस के ऊपर ही, इंडिया में हमने एमनियोसेंटेसिस के ऊपर ही बैन लगा दिया था ताकि हम फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट कर सकें। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम कुछ कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज को अगर हम देख ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कनाडा देख लिया या कोई भी बाहर की फॉरेन कंट्रीज देख ली, तो वहां पे ये प्रोसेस बैन नहीं होता है। वहां पे बता दिया जाता है कि जो डेवलपिंग फीटस है ये मेल है या फीमेल है। आपने देखा होगा जेंडर रिवील वीडियोस भी लोग बनाते हैं कि बॉय है या गर्ल है। अगर गर्ल होती है तो पिंक कलर फ्लैश अप हो जाता है, अगर बॉय होता है तो ब्लू कलर फ्लैश अप हो जाता है। ओके, इंडिया में बैन क्यों लगा दिया है? क्योंकि हमारे कंट्री में फीमेल फिटिसाइड का जो नंबर है वो ज्यादा हुआ करता था। ओके, सो क्वेश्चन 9 आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, amniocentesis test is based on dash to determine the sex of the developing fetus। अब हमने ये तो बता दिया कि आ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको हम एमनियन बोल रहे हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर हमारा बेबी प्रेजेंट है। ओके, डेवलपिंग फीटस प्रेजेंट है। ये जो डेवलपिंग फीटस है हमने कैसे पहचाना? कि ये जो फीटस है ये बॉय होने वाला है या ये गर्ल पैदा होने वाली है। ओके, तो इसके लिए हमने जो प्रोसेस कराया था उस प्रोसेस का नाम क्या था? उस प्रोसेस का नाम था एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस। ओके, सो इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डू इज, हम जो डेवलपिंग फीटस है उसका क्या डिटरमाइन करते हैं? उसका हम जेनाइटल ऑर्गन्स देखते हैं कि वजाइना डेवलप हो रहा है या पेनिस डेवलप हो रहा है, ऐसा हम कुछ देखते हैं क्या? या उसके हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखते हैं, या उसका हम क्रोमोसोमल पैटर्न देखते हैं, या उसका हम
एम्ब्रियोनिक एंजाइम देखते हैं, तो हम क्या देख के पता करते हैं कि वो गर्ल है या बॉय है? मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि इस फ्लूइड में फीटस क्या करता है, अपने कुछ सेल्स को डिस्पर्स करता है। ये फ्लूइड को हम बाहर निकालेंगे एमनियोटिक फ्लूइड को, और इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं? हम सेल्स का एनालिसिस कर रहे हैं। अब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये किस टाइप का है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? इसका कॉम्बिनेशन अगर एक्स एक्स होगा तो जो डेवलपिंग फीटस है वो गर्ल होगी, या अगर एक्स वाई होगा तो ये जो डेवलपिंग फीटस है ये बॉय होगा। ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द क्रोमोसोमल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDRI लखनऊ डेवलप्ड विच फीमेल कॉन्ट्रसेप्टिव, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CDRI जो कि लखनऊ में बेस्ड है। इसने एक फीमेल कॉन्ट्रसेप्टिव बनाया है इंस्टीट्यूट ने। उस कॉन्ट्रसेप्टिव का नाम क्या है? सखी, सहेली, सलोनी, स्मिति। ये सारा डेटा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइंस के ही ऊपर हमारा क्वेश्चन भी बेस्ड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहेली। अब यहाँ पे मैं एकदम डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियोस हैं, एनीवेज, या जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस बनाते हैं उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है। ये वीडियो का मकसद है कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस बाय हार्ट हो जाए। जहां पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वहां पे मैं एक्सप्लेनेशन जरूर डाल रही हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सहेली के बारे में हम आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप उन वीडियोस में इसका आंसर देख सकते हैं, या अगर आपको डिटेल्ड चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई कैन मेक द क्वेश्चन इंडिविजुअली बाय एक्सप्लेनिंग द आंसर एज वेल। ओके, सो एनीवेज वी मूव अहेड नाउ। CDRI, देखिए अभी मैंने वहां पे मैं आपको CDRI का फुल फॉर्म बताने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन आने वाला है। सो क्वेश्चन 12, CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रसेप्टिव ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सेंट्रल डर्मेटोलॉजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। आंसर क्या होगा? फैक्चुअल डेटा आंसर है यहाँ पे। CDRI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहीं पे हमने देखा था ना, अगर मैं आपको उस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूं तो CDRI का क्या फुल फॉर्म है? CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CDRI इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये लखनऊ में सिचुएटेड है। इन्होंने एक न्यू फीमेल कॉन्ट्रसेप्टिव को डिजाइन किया था जिसका नाम था सहेली कॉन्ट्रसेप्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एनसीईआरटी का डेटा है तो एज इट इज यू हैव टू लर्न। The world population was 2000 million in which year? 1980, 1970s, 1960s और 1990s? क्वेश्चन 13। तो जो डेटा रहने वाला है 2000 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड का, 1990 में इतना पॉपुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आईयूडी जो दिखाया है पिक्चर में, उसको वो क्या डिनोट करता है? आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन डिवाइस। आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन डिवाइस। ओके, अब ये जो इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस कॉन्ट्रसेप्टिव को हम फीमेल के इस एरिया में हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, क्यों लगा दे रहे हैं इसको हम यहाँ पे? ताकि हम स्पर्म की एंट्री को अलाउ ना करें। यहाँ से ओवरी है, यहाँ से एग ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फॉर एग्जाम्पल एग यहाँ पे पहुंच गया, एग यहाँ पे वेट कर रहा है कि स्पर्म आएगा, लेकिन स्पर्म की तो एंट्री ब्लॉक कर दी है ना तुमने।
स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर दी है बाय यूजिंग अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज आईयूडी, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। आप स्पर्म और एग को मिलने से, उनका उनका मीट होने से आप उनको रोक रहे हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। जब स्पर्म और एग मिल जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको कॉन्ट्रसेप्शन करवाना है। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉपर टी। कॉपर टी, आई मीन आप गेस भी कर सकते थे, टी शेप का है। और ये किससे बना होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कॉपर, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर प्रेजेंट है। इसका भी रीजन है जो हम आगे वाले आंसर में देखेंगे कि कॉपर ही क्यों यूज किया हमने, कोई दूसरा मेटल क्यों नहीं यूज किया है। बाय द ईयर 2000 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रॉकेटेड टू 2000। जो साल था उस टाइम पे जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था, देखो एक पॉपुलेशन इंडिया का था और एक पॉपुलेशन वर्ल्ड का था। ओके, पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2000 मिलियन इन द ईयर, 2000 मिलियन इन द ईयर। यहाँ पे क्या है? बाय द ईयर 2000 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रॉकेटेड टू, आंसर हो जाएगा 6 बिलियन। आंसर क्या हो जाएगा? 6 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन, हाँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर ये वाला है, ये वाला ईयर है 1990 ईयर है। उसमें जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 2000 मिलियन, 2000 मिलियन। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि 1990 जो साल था उसमें पॉपुलेशन था 2000 मिलियन। ओके, जैसे ही हम 2000 में आ गए, 2000 ईयर में हम जब आ गए हैं, ईयर का 2000 वाला जो साल था उसमें जब अगर हम आ गए थे, तो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था ये कितना हो गया था? 6 बिलियन हो गया था। ओके, तो ये जो डेटा है आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने एज इट इज गिवन है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमआर स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मैक्सिमा रेजोनेंस। ऑप्शन बी मोर्टालिटी मेमोरेंडम रेट, ऑप्शन सी मोर्टालिटी मैटरनल रेट, और ऑप्शन डी मैटरनल मोर्टालिटी रेट। आंसर है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। जब कोई फीमेल है, अब ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ये फीमेल प्रेग्नेंट है, जब ये डिलीवरी कराएगी तो डिलीवरी इज नॉट एन इजी प्रोसेस। यहाँ पे जो माँ है, माँ के जान को खतरा होता है। अगर डिलीवरी कराते कराते जो ये लेडी है, अगर ये सरवाइव नहीं करती है, अगर ये सरवाइव नहीं करती, इसकी डेथ हो जाती है, तो हम बोलेंगे क्या हो गया? मैटरनल मोर्टालिटी हो गई है। और ये कौन से पर्टिकुलर रेट पे जो हत्याएं हैं, या जो हत्या तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं, जो इनकी डेथ हो रही है कौन से रेट पे हो रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मतलब कम मदर्स की डेथ हो रही है या ज्यादा मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। कम मदर्स की डेथ हो रही है मतलब जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर मैटरनल मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, एमएमआर ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, हेल्थ केयर अगर अच्छे अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है तो। अगर हम गांव में देखें तो डिलीवरी घरों में करवा दी जाती थी, सो दैट विल हैव अ हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट, क्योंकि वहां पे हमारा हेल्थ केयर अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं रहता था लोगों को। आईएमआर स्टैंड्स फॉर इंडिजीनियस मोर्टालिटी रेट, ऑप्शन बी इन्फेंट माइग्रेटरी रेट, ऑप्शन सी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एंड ऑप्शन डी इन्फेंट मिटिगेशन रेट। तो जैसे हम एमएमआर का फुल फॉर्म क्या था? मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। वैसे ही आईएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे ये हो जाता है कि मदर भी नहीं जिंदा रह पाई, इन्फेंट भी मर गया। ओके, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं।
मदर सरवाइव कर गई लेकिन इन्फेंट मर गया। ओके, कभी कभी होता है इन्फेंट सरवाइव कर गया, मदर की डेथ हो गई। ओके, सो जब इन्फेंट सरवाइव नहीं करता है तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ओके, फाइन। So it is very important. The delivery process is very important so that we can save the life of the mother and the infant as well. Next question. According to the census report of 2001, the population growth rate was how much? Factual data. So the answer here is option number B, that is 1.7%. Factual data NCERT ने given, NCERT में given है. Next, smaller families can be encouraged by using educational methods, contraceptive methods, abortive methods, or rhythm methods. Okay, so let us see here smaller families. जो है, एक आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, जैसे ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है, फीमेल एंड मेल पेरेंट है। ओके, तो ये दो हो गए और इनके दो बच्चे, ये हो गया छोटी फैमिली हो गई। ठीक है, ये छोटी फैमिली हो गई। ऐसा भी होता है कि मदर है फादर है, इनके बहुत सारे भी बच्चे हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, 7 किड्स हो गए। तो ये जो फैमिली हो गई ये क्या हो गई, ये बड़ी हो गई। यस, तो हम छोटी फैमिलीज को एनकरेज कैसे कर सकते हैं? छोटी फैमिलीज को हम एनकरेज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, हम ये देखें कैसे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। यस, हम बोलते हैं ना छोटा परिवार खुशी परिवार, आपने खुश खुश परिवार, तो ये हमने अपने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? आप एनकरेज करें, लोगों को बताएं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, तो जो फैमिली होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाइज वे टू एनकरेज स्मॉल फैमिलीज। अब एक और क्या तरीका है कि हम स्मॉल फैमिलीज को मेंटेन कर सके ताकि कंट्री का पॉपुलेशन इतना ज्यादा ना बढ़े। अ वाइज वे ऑफ टू एनकरेज स्मॉल फैमिलीज इज बाय रेजिंग द मैरिजेबल एज। तो जिस उम्र में लड़की और लड़के की शादी हो रही है उस उम्र को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि जो लड़का और लड़की है ये मेच्योर हो सके और अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सनल डिसीजन अच्छे तरीके से ले सके। ओके, सो मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू, तो हम क्या कर देंगे, एनसीईआरटी का डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हम न्यू एडवांसमेंट यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द आंसर इज गोना बी ऑप्शन नंबर सी, फीमेल की एज बढ़ा के 18 साल कर दी जाए और मेल की एज बढ़ा के 21 ईयर्स कर दी जाए, एनसीईआरटी का डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, many couples in the urban working areas have adopted the dash norm। जो कोई कपल्स है, जैसे कि ये हो गई मदर और ये हो गए फादर, ये क्या है, ये सिटीज में रहते हैं, ये अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो अर्बन एरियाज के जो बहुत सारे कपल्स होते हैं ये क्या सोचते हैं कि हम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो कितने कितने बच्चों का ये नॉर्म लेके चलते हैं जो मॉडर्न फैमिलीज हैं। ऑप्शन ए 2 चाइल्ड, ऑप्शन बी 1 चाइल्ड, ऑप्शन सी नो चाइल्ड और ऑप्शन डी 3 चिल्ड्रन। आंसर इज गोइंग टू बी हियर, आंसर इज गोइंग टू बी हियर ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 चाइल्ड। एक ही बच्चा पैदा करने का ये नॉर्म लेके चलते हैं, ओनली 1 चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे कि अगर हमको प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना है तो हम बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। तो आइडियल जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो किस तरीके का होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग कॉन्डम प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कॉपर्टी प्रेफर कर रहे हैं, कुछ लोग ओरल पिल्स या दवाई प्रेफर करते हैं। तो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आइडियल है, जो बहुत अच्छा है? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक विच एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट हैव। ऐसा क्या बात होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो बात अच्छी नहीं है उसके बारे में, मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरीके का नहीं होना चाहिए, ऐसा सवाल है। किस तरीके का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होना चाहिए? तो फर्स्ट, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए,
साइड इफेक्ट कम होने चाहिए साइड इफेक्ट्स। ओके, नॉन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर टी लगा लिया, लेकिन आपका ये मन करा कि अब हमको प्रेगनेंसी करवानी है तो हमको कॉपर टी निकालना पड़ेगा, या कॉन्डम अगर हम देख लें तो यूज करके उसको हम वापस से थ्रो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए कि बस आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो अब आप कभी भी प्रेगनेंसी में मतलब नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी ना हो तब हम उसको इस्तेमाल करें, और जब हम चाहें कि प्रेगनेंसी हो तो उसको हम प्रोसेस को क्या कर सके, रिवर्स कर सके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में वो क्या क्या है, ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव है तो कॉन्ट्रासेप्टिव वाले काम भी तो करे, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नॉन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, बहुत कम या बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, सेक्स ड्राइव को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ओके, डिजायर को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। ये पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन रिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नेचुरल मेथड फॉर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रसेप्टिव का जिसका नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एब्स्टेन करना मतलब अपने आप को रोकना या अपने आप को विदहोल्ड कर लेना, अपने आप को विदहोल्ड कर लेना, अपने आप को रोक लेना, किस प्रोसेस से, कोइटस के प्रोसेस से, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने से आप जब अपने आप को रोक लेते हैं तब उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो अगर हमारे पास एक कपल है, एक फीमेल पेरेंट है और एक मेल पेरेंट है, हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड का यूज किया है दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, इसमें ये बताया गया कि जो आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं ये करने से आप रोके कौन से दिन पे, डे 1 to डे 5 ऑफ द पीरियोडिक साइकिल, या डे 17 to डे 22 ऑफ पीरियोडिक साइकिल, और डे 10 to 17 ऑफ द पीरियोडिक साइकिल, और डे पीरियोडिक साइकिल, yes, periodic menstrual cycle, and day 5 to 10 of the menstrual cycle। आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28-29 डेज का साइकिल है, 28-29 डेज का साइकिल है। तो 1 से लेके 5 डेज तक, 1 to 5 डेज क्या चल रहा है, 1 to 5 डेज तो मेंस्ट्रुएशन ही चलता रहता है, पीरियड्स चलते रहते हैं। ओके, फिर डे 5 से लेके डे 14 तक, ये डे 14 है, यहाँ पे हम डे 10 मार्क कर देंगे, यहाँ पे हम डे 17 मार्क कर देंगे। तो जो डे 14 होता है ना, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब यहाँ से ओवरी में से, ओवरी, ये ओवरी हो गई, ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है, ओवरी में से एग रिलीज होके यूट्रस में जाता है, जिसको जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, और इसका जो स्टेट होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज होता है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो ये जो पीरियड है, ये जो विंडो है डे 10 to डे 17, इसमें अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, क्योंकि एग रिलीज हुआ है, अगर स्पर्म भी बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं नहीं चाहिए तो आप डे 10 to डे 17 में आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना करें। ओके, और ये जो बाकी का जो फेज है इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। ओके, तो ये जो 10 to 17 डे का जो विंडो है इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल विंडो, फर्टाइल विंडो। ओके, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इसमें आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने से अपने आप को रोकें। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप इस विंडो पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें। ओके, सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन, हमारा जो क्वेश्चन है कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप को रोके फ्रॉम डूइंग द सेक्सुअल एक्टिविटी
in the window period of day 10 to day 17. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल मेथड। अगर हम कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में बात करें, अगर हम कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में बात करें और हम जो बात कर रहे हैं कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में, इसमें एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड। ओके, अगर आपको कंटेंट की पीपीटीज चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहां पे नाम है सनाज बायोकेमिस्ट्री। वहां पे आपको एक लिंक ट्री का लिंक मिलेगा, उसके अंदर सारे कंटेंट के पीपीटीज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस वीडियोस में तो हम सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रसेप्शन होता है नेचुरल मेथड में 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड को हम बोलते हैं, पहले मेथड को हम बोलते हैं विड्रॉवल मेथड। विड्रॉवल मेथड। सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। ओ सॉरी, विड्रॉवल मेथड को ही हम कोइटस इंटरप्टस बोल रहे हैं, कोइटस इंटरप्टस। ओके, विड्रॉवल मेथड या कोइटस इंटरप्टस। I'll erase this. Okay. Pen. Okay, so the first method is withdrawal method or coitus interruptus. Then we have another method which is called as a lactation amenorrhea. Lactation amenorrhea. ओके, और जो पिछले वाले सवाल में एक हमने मेथड पढ़ा हुआ था, दैट वाज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, तो 3 मेथड है। एक है विड्रॉवल मेथड जिसको हम कोइटस इंटरप्टस भी बोल रहे हैं, एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और एक लैक्टेशन एमेनोरिया है। तो विड्रॉवल मेथड जो पहला वाला मेथड है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मेल पार्टनर है ये इंसेमिनेशन होने से पहले मतलब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने से पहले ही फीमेल के वजाइना से अगर अपना पेनिस विड्रॉ कर ले और इजैकुलेशन फीमेल के बॉडी के बाहर करे, तब प्रेगनेंसी यहाँ पे नहीं होगी। जिसको हम कोइटस को तुमने इंटरप्ट कर दिया क्योंकि आपने पेनिस बाहर विड्रॉ कर लिया है, स्पर्म्स को फीमेल के वजाइना मतलब बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं किया, इजैकुलेशन बॉडी के बाहर किया है, इसको हम बोलते हैं विड्रॉवल मेथड। सेकेंड मेथड अभी मैंने पिछले सवाल में डिस्कस किया है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जहां पे हम जो विंडो पीरियड है दैट इज फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी को हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि डे 14 को ओव्यूलेशन होता है। तो ये जो विंडो है इसको हम फर्टाइल विंडो बोलते हैं और इस फर्टाइल विंडो में हमको सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है ताकि हम प्रेगनेंसी से बच सके। ओके, द थर्ड वन इज लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया, इसमें ये बोला जाता है कि जो मदर है अगर मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है, अगर मदर इंटेंस लैक्टेशन कर रही है, तो उस टाइम पे जो 6 माह का जो टाइम स्पैन है, 6 मंथ्स का जो टाइम स्पैन है कि अभी इसका बच्चा पैदा हुआ है, 6 महीने तक जब ये ब्रेस्ट फीड करती रहेगी माँ, तो इनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमारा जो सवाल है ये कोइटस इंटरप्टस के ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विड्रॉवल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद में, आफ्टर पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद में विच नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन वे कैन बी यूटिलाइज। तो डिलीवरी के बाद एक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? और लैक्टेशन का प्रोसेस होता है। ओके, तो सारे ही इसमें लैक्टेशन वर्ड गिवन है तो इससे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लैक्टेशन मेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल डिफिशियंसी एंड लैक्टेशन प्रिवेंशन। आंसर यहाँ पे है लैक्टेशन एमेनोरिया। अभी हम बात करके आए हैं कि जो लैक्टेशन वाला माँ का पीरियड होता है इसमें एक हार्मोन रिलीज किया जाता है दैट इज प्रोलैक्टिन, बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस प्रोलैक्टिन के बॉडी में सर्कुलेट होने से इस माँ के बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन सप्रेस
करने की वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। लेकिन ये जो मेथड है ये बस 6 महीने के लिए ही एप्लीकेबल है, जहां पे जो मदर्स हैं वो इंटेंस लैक्टेशन के प्रोसेस में है। तो लैक्टेशन के टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैम्पर हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर में क्या रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है? कॉन्डम फॉर फीमेल्स, कॉन्डम फॉर मेल्स, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। क्वेश्चन 26, इसमें बताया गया है दिस इज द कॉन्डम फॉर फीमेल्स, जो कि विजाइना के अंदर इंसर्ट करके सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। जैसे कॉन्डम्स मेल में होता है जो पेनिस को कवर करता है, वैसे ही कॉन्डम्स फीमेल्स में भी अब पाया जाता है, लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। कॉन्डम्स और मेल ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन फीमेल के लिए भी कॉन्डम्स होते हैं जो कि विजाइना में यूज करके हम कॉन्ट्रसेप्शन के तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेशन एमोनोरिया, जब माँ ब्रेस्ट फीड कर रही होती है उस टाइम पे उसका प्रेगनेंसी के चांसेस है बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। विच इवेंट्स डज नॉट अकर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा इवेंट नहीं होता है? आंसर अभी मैंने आपको बताया था, ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि उस माँ के बॉडी में प्रोलैक्टिन का हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है। ये प्रोलैक्टिन का हार्मोन ओव्यूलेशन होने से प्रिवेंट करता है। ओके, इसका डिटेल्ड अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे जाके काम कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन 27 डिटेल एक्सप्लेनेशन नीडेड, एंड देयर आई विल बी एबल टू explain you in some other video, because the single video gets very long, very lengthy. Next, lactation amenorrhea is effective only up to maximum of 2 months, 4 months, 6 months और 8 months। तो आंसर है इसका ओनली 6 months, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डैश मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग बाय द यूज ऑफ द मेम्ब्रेनस शीथ। दिस मेथड इज बैरियर मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड, नेशनल मेथड और पिल मेथड। तो ये सारे जो यहाँ पे कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स मेंशन किए गए हैं, इसको हम एनीवेज आगे आने वाले वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो हमको हिंट दिया है ना वो मेम्ब्रेनस शीथ है, तो एक एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉन्डम हो गया, ये कॉन्डम हो गया। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पर्म्स ड्रॉ करने हैं, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे पेनिस। पेनिस से इजैकुलेशन होने के बाद स्पर्म्स यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, सीमन यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया। ओके, और सीमन यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, और फॉर एग्जांपल ये फीमेल की आगे फीमेल की बॉडी है, फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। ओके, अगर ये फीमेल की बॉडी, यहाँ पे ये सर्विक्स एंड वजाइना, ये फीमेल की बॉडी है, तो स्पर्म्स आगे एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो यूट्रस में कौन वेट कर रहा है, फिलोपियन ट्यूब में कौन वेट कर रहा है, एग वेट कर रहा था, लेकिन एग का वेट वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि स्पर्म इसके पास पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेनस शीथ, एक पतली सी शीथ लगा दी है, जिसको हम कॉन्डम बोल रहे हैं। इस कॉन्डम ने एग और स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट करा दिया था। तो जो मेथड है उसको हम बोलेंगे बैरियर है। आपने बीच बीच में बैरियर लगा दिया, वो बैरियर का नाम क्या था? कॉन्डम फॉर एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर मेल्स, एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उस ब्रांड का नाम क्या है? निषोध, निरोध, निर्दोष, निर्दोष। Answer to this question is Nirod condoms. According to NCERT is the most famous brand of condoms for males. तो यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और बाकी के और वीडियोस भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर होंगे, और जल्दी से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म करेंगे। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद में आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, so that I get to know about what the students demand. Okay, so we'll see you in the next video. If you have not subscribed yet, please do subscribe so that you're not missing on the quality content. Okay, bye bye, take care, we'll see you in the next video.